एक बड़ा फैसला हुआ चुनाव आयोग की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी जैसे दलों की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता को रद्द कर दिया गया। क्यों किया गया? जो अर्हताएं होती हैं जिसकी वजह से कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है, वो अर्हताएं अब ये राजनीतिक दल पूरी नहीं करते हैं। कहने का मतलब जिस तरीके से देश में अलग अलग राज्यों में या वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से ये ताकतें बढ़ रही थी, उनमें जबरदस्त गिरावट आ गई है। किसको फायदा मिला है? आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभर रही है। अरविंद केजरीवाल की तैयारी भी यही बताती है कि वो धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी को लेकर आना चाहते हैं, जो अभी कुछ समय पहले तक दिल्ली तक सीमित दिखाई देते थे। पहले पंजाब में जबरदस्त जीत, उसके बाद गुजरात में एंट्री, और अब जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, निकाय चुनाव में उतर रहे हैं, अलग अलग जगह अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने, सीपीआई एक और पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द हो गई, ज़्यादा बड़ा झटका है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी और आज के बहुत सारे मतदाता शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि एक वक्त तीसरे मोर्चे का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते थे सीपीएम और सीपीआई। सीपीआई की मान्यता रद्द होना समझने जैसा इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ताकतवर हो रही है। एक ये भी बात हमेशा से कही जाती रही है राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से, कई लोग इस बात को मानते हैं कि एक बड़ा कार्यकर्ता वही होता है। उदाहरण तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस कहाँ से खड़ी हो गई? अब ममता बनर्जी कहीं बाहर से कार्यकर्ता नहीं लेकर आई, वही सीपीएम सीपीआई के कार्यकर्ता, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े और तृणमूल कांग्रेस का काडर बन गया। तो कार्यकर्ता बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिलवा सकते हैं, किसी अन्य दल को मजबूत कर सकते हैं, किसी एक दल को कमजोर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने जैसी हैं। बहरहाल इस सब में राहुल गांधी का क्या फ़ायदा दिखाई देता है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एक समय पर देश की सबसे ताकतवर पार्टी रही, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी रही है। राहुल गांधी आज उसी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, लेकिन उनके पास कांग्रेस पार्टी एक ऐसे समय पर, या वो चेहरा एक ऐसे समय पर है जब कांग्रेस का संघर्ष का समय चल रहा है। राहुल गांधी को एक ऐसे समय पर जिम्मेदारी दी गई जिस समय पर पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। लिहाजा राहुल गांधी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी ये विपक्षी एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। चेहरों के तौर पर देखें तो ममता बनर्जी और शरद पवार, लेकिन इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाना कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ करता तो नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा सवाल है, आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या 2024 में राहुल गांधी ही होंगे विपक्ष की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार? क्या ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद राहुल गांधी को एक बड़ा मौका मिल सकता है, या देना पड़ेगा इन पार्टियों को? और क्यों देना पड़ेगा? क्या अब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ मिल सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल की मदद से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते? बहुत सारे सवाल एक दिन के डेवलपमेंट में सामने आ गए। फैसला जो था वो तो अर्हताओं, एलिजिबिलिटी के आधार पर लिया गया कि तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली या राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लायक एलिजिबल नहीं दिखाई पड़ती हैं। जितना वोट परसेंटेज चाहिए, जितनी सीटें चाहिए, उस पैमाने पर वो खरी नहीं उतरती हैं। लेकिन अभी विपक्षी एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे थे। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सियासत में इनका जोर चलता है। अब 2024 के चुनाव की बात करें तो वो दो राज्यों से नहीं चलता है, बल्कि पूरे देश में जो सीधी सीधी लड़ाई होती है वो देखने को मिलती है। अब कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि उनका कार्यकर्ता किसी एक राज्य में नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। इधर आपको गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। लिहाजा वो हमेशा विपक्षी मोर्चे के केंद्र में रहने की बात कहते रहे। दावेदारी बहुत वाजिब भी लगती है। ममता बनर्जी का एक ही कहना रहा था कि अपने अपने राज्यों में लड़ाई लड़ो, बाद में देख लिया जाएगा प्रधानमंत्री किसका होगा। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा बहुत सारे नेताओं की रही है, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बदलती दिखाई दे रही हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग के इस झटके के बाद, जिसके बाद ममता बनर्जी का कहना है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। आइए तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं, कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी का रास्ता आसान होता दिख रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी समाप्त कर दिया।
चुनाव आयोग ने बताया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में एनसीपी, भाकपा यानी सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस का दर्जा वापस लिया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं अभी कितने राष्ट्रीय दल हैं। इनमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, मायावती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने जिसको सीपीएम कहते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी को अब दर्जा मिल गया है। ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि 2024 में पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए राहुल गांधी का रास्ता साफ हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कैसे और क्यों यह दावा किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे अरविंद केजरीवाल की मदद से राहुल गांधी बन सकते हैं पीएम पद के उम्मीदवार। दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि हमारा कांग्रेस से विरोध है, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी की सांसद ही जाने का मुद्दा हो, अदानी का मुद्दा हो, जितने मुखर अरविंद केजरीवाल दिखे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुद्दों से तो उनकी नज़दीकी को दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में आपने देखा किस तरह सांप नेवले वाली लड़ाई रही है। अरविंद केजरीवाल वहीं ताकतवर हुए जहां उन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। शीला दीक्षित को दिल्ली में या कांग्रेस को दिल्ली में, पंजाब में भी इसी तरीके से कांग्रेस से सत्ता छीनी। अरविंद केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति कांग्रेस के खिलाफ ही लेकर आए थे, लेकिन अब उनके लिए बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी दिखाई पड़ती। सीधी सीधी टक्कर है। तो क्या वो कांग्रेस को मजबूत करते दिखाई देंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच में यदि बीजेपी से लड़ना है तो इस वक्त आपसी लड़ाई को विपक्ष को भूलना होगा, ये बात सभी जानते हैं। इस बात को तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते भी रहे हैं और अब राजनीतिक दल इसको समझ भी रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पर हमला बोलकर की थी। वो दिन याद कीजिए जब केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेजा जाए और उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ हजारों पन्ने के सबूत हैं। राजनीति की शुरुआत के समय अरविंद केजरीवाल सुबह शाम कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ बोलते थे और कांग्रेस के तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली में अपनी पहचान उन्होंने बनाई, जो अब पूरे देश तक पहुंच गई है। दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जहां जहां पर कांग्रेस कमजोर हुई वहां वहां पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मजबूत हुई। एक बार तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा ली थी और कहा था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वैसे एक बार वो कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बना चुके हैं। शायद भविष्य में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर ले, लेकिन केजरीवाल का एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को हटाकर भाजपा, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो कैसे उससे पार पाया जाए। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल राहुल के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस बात में बहुत मुश्किलात नहीं दिखती। हाँ, आपको कांग्रेस को भी समझना होगा, कांग्रेस भी उधार नहीं बैठी है कि केजरीवाल आ जाए और हाथ मिला लिया जाएगा। कांग्रेस भी बहुत सोच समझकर फैसला लेगी। अब बात करते हैं विपक्षी एकता की। विपक्षी मोर्चे में दो ही बड़े चेहरे थे जिनका मैंने कई रिपोर्ट्स में जिक्र किया, एक ममता बनर्जी, एक अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस के साथ या फिर तेलंगाना की राजनीति या ये सब अगर दक्षिण के कई चेहरों को ले लिया जाए तो बात अलग हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो बड़ी ताकतें दिखाई दे रही थी उनमें ये दो चेहरे थे जो कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहते थे। अब ममता बनर्जी और केजरीवाल दोनों ही राहुल की सांसदी जाने के बाद अदानी मुद्दे पर उनके साथ में, उन मुद्दों के साथ में दिखाई देती। खुलकर साथ में आने की स्थिति क्या बनती है? ममता बनर्जी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाना क्या उनको इस रेस में पीछे कर देता है? प्रधानमंत्री की दौड़ में सहज तौर पर वो पीछे हो जाती हैं। क्या अब उनको भी ज़रूरत होगी कि वो कांग्रेस को आगे रखें और कांग्रेस के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को आगे रखें? हालांकि उनकी सोच ये रही है कि तुरुप का इक्का है एक तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और इसीलिए परहेज करते हैं। कांग्रेस से परहेज नहीं था, राहुल के चेहरे से परहेज था। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है हमारा चेहरा जो है वो राहुल गांधी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विपक्ष को साथ लाने की कोशिशें करती रही हैं। हालांकि इस वक्त वो थोड़ी शांत दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने कभी खुद ये बात नहीं कही है, लेकिन उनके पार्टी के कई नेता ममता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते रहे हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 23 लोकसभा सदस्य हैं और 13 राज्यसभा सदस्य हैं। ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई राज्यों में पार्टी का विस्तार शुरू किया। अगर लोकसभा चुनाव में टीएमसी अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो ममता की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। ये जीती हुई सीटों के आंकड़ों पर भी निर्भर करेगा, लेकिन अब टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद ममता के लिए ये रास्ता आसान नहीं लग रहा है। कद बात देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद क्या क्या चला जाता है, राष्ट्रीय पहचान, दफ्तर और भी कुछ सुविधाएं हैं जो चली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप वो क्यों मिला था आपको दर्जा, क्यों केजरीवाल इतने खुश हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद, और क्यों इतनी दुखी है ममता बनर्जी, इसको समझना चाहिए। ये है बात कद की। आपकी पार्टी सिमटी हुई है, एक राज्य भर में आपकी पार्टी है। अब आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर दें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि आपका कद छोटा हो गया है।
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, वो कांग्रेस पार्टी जो आज भी दावा करती है कि पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं और कई राज्यों में उनकी सरकार भी है और कई राज्यों में वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं जिनमें वोट पड़ने ही वाला है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर सभी राज्यों में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिलती है। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस थोड़ी बेहतर दिखाई देती है बीजेपी के मुकाबले, लेकिन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो जगह है जहाँ पे क्षत्र आगे बढ़े या ज्यादा ताकतवर हुए। अब इनकी मदद से यदि ये मदद करें कांग्रेस की विपक्ष, तो फिर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती 2024 में दिखाई देती है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ही 1 जनवरी 1998 को अपने टीएमसी यानी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। 2001 और 2006 में असफल कोशिशों के बाद टीएमसी ने 2011 में वामपंथी मोर्चे को हराकर पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल कर ली। अब टीएमसी मजबूती से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज। हाल के समय में टीएमसी ने देश के अन्य राज्यों में भी अपने पांव जमाने की कोशिश की और पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को चुनौती देने के लिए तैयारी कर रही है। अब एक और बड़ा नाम ये तो हो गई बात ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की। शरद पवार तो राजनीति के चाणक्य हैं, अभी भी सलाह मशविरा करते हैं। सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी को सलाह दी, उनकी सलाह को सुना भी जा रहा है। यानी इनमें कोई बहुत दूरियां नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, शरद पवार का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाना उनके कद को भी छोटा कर देता है, राहुल गांधी की राह को आसान कर देता है। हालांकि वो कभी विरोध में नहीं रहे कांग्रेस को विपक्षी मोर्चे के केंद्र में लाने में। हाँ, राहुल के चेहरे को लेकर एक चर्चा हो सकती है विपक्षी पार्टियों के बीच में। विपक्ष के वैसे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं शरद पवार। पीएम पद के दावेदारों में तो हमेशा से माने जाते रहे, बहुत लंबी पुरानी राजनीति है उनकी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी 90% महाराष्ट्र तक ही सीमित है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू जितनी सीटें मिलना तो मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद पवार पीएम पद की रेस में उन चंद दावेदारों में शामिल हैं जो काफी मजबूत माने जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पवार के रिश्ते विपक्ष के सभी दलों के नेताओं के साथ काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में अगर चुनाव के बाद विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में आती है और अगर किसी एक नाम पर विपक्ष की सहमति नहीं बनती है तो पवार का नाम आगे हो सकता है। लेकिन अब एनसीपी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद शरद पवार के लिए रास्ता आसान नहीं लग रहा। अब समझिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिलता है, और जब इससे आप समझ जाएंगे कि इनका दर्जा क्यों गया है, टीएमसी का, सीपीआई का और एनसीपी का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी ताकत में कैसे लगातार गिरावट आई है और कैसे ये बनी थी राष्ट्रीय पार्टियां। हालांकि आम आदमी पार्टी का उदाहरण बहुत स्पष्ट है कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाया है, तमाम राज्यों में अपने पैर पसार रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज अपने पक्ष में लेकर आए हैं, सीटें अपने पक्ष में लेकर आए हैं, विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव सब जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देश में फिलहाल 3 तरह की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां। 4 अप्रैल 2023 से पहले भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थीं, जबकि राज्य स्तरीय दल 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या करीब 350 थी। किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 3 शर्तें तय हैं, जिनमें कम से कम एक शर्त पूरा करने पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय होने का दर्जा मिलता है। आपको बताते हैं क्या शर्तें हैं। कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीते। 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें। 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए। ये मिलाकर होगा, मतलब इन सारी चीज़ों। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के तो बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी फिर उसके प्रदर्शन को देखना पड़ेगा। कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे। इन शर्तों में से जो पार्टी एक भी शर्त पूरा करती है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने इस शर्त को पूरा किया, लेकिन इस शर्त को अब पूरा नहीं करते। पहले पूरा किया था जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था तृणमूल कांग्रेस ने, एनसीपी ने। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बात चुनाव आयोग के फैसले की नहीं है? अर्हता जाने का, एलिजिबिलिटी जाने का एक बड़ा क्राइटेरिया ये भी है कि इन पार्टियों की लोकप्रियता वो नहीं रह गई जो पहले थी, यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ऐसे ही नहीं छीना है। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी की राह आसान हो जाती है? अब वो ज्यादा बड़ा चेहरा विपक्षी एकता का दिखाई देते हैं। आपकी राय आप जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।